तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को आज हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। इसमें पहले जो इंट्रो में दिया है उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। दैट यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास दैट द सोर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। हम सबको पता है कि जो फूड का टेस्ट सोर या बिटर होता है, यानी कि कड़वा और खट्टापन जो होती है वो एसिड और बेस की वजह से होती है, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन फूड्स में। इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो इसके साथ एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जिसका अभी आपको आंसर नहीं पता होगा जब तक आप आगे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ लेते। रैदर देन तब तक आप इसको आंसर नहीं कर सकते। लेकिन इसका आंसर जो होगा, अगर उसको ओवर ईटिंग से एसिडिटी हुई है, इसका मतलब उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें उसमें कुछ बेसिक ऐड करना होगा। लेमन जूस में हमें पता है एसिड होता है, विनेगर में भी एसिड होता है, तो हमें बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ कि विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। सो ये सब बस अब इतना ही था इंट्रो में। अब हम पढ़ लेते हैं आगे कि यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर। हमें पता है कि जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में। सोर का मतलब क्या होता है? सोर का मतलब होता है खट्टापन, क्योंकि हमें पता है लेमन में होता है ना एसिड, कौन सा? सिट्रिक एसिड। विनेगर में भी होता है और टमाटो में भी होता है टर्मरिक एसिड। तो इन सब में थोड़ा खट्टापन होता है, इसलिए एसिड क्या प्रोवाइड करता है? सोरनेस प्रोवाइड करता है फूड में, क्योंकि वो सोर टेस्ट का होता है, यानी इसमें खट्टापन होता है। जो बेस होता है वो क्या होता है? कड़वापन, बिटर टेस्ट करता है। ठीक है, तो यही है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और ये ब्लू लिटमस को हम अगर ले और एसिड सॉल्यूशन में अगर हम डिप करते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। और ये ब्लू लिटमस एक्ट करता है एज अ इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट करके बताता है रेड होने पे कि ये एक एसिड सॉल्यूशन है। और अगर वो रेड नहीं होता, वो ब्लू का ब्लू ही रहता है, इसका मतलब वो एसिड नहीं है। ठीक है। Whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue। जबकि जो हमारे बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, यानी कि कड़वे होते हैं, जबकि एसिड क्या थे? खट्टे थे। और ये रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू लिटमस में। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो है नेचुरल इंडिकेटर है। हम लेबोरेटरी वगैरह में भी इस लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। आप लोग स्कूल में जाओगे तो आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे। नाउ और जो लिटमस पेपर होता है वो नेचुरली आपको कहीं भी मिल जाता है। आप स्टेशनरी शॉप पे भी पूछ सकते हो, या फिर आपके जो लैब्स होते हैं उसमें भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है कि टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। जो हमारा हल्दी होता है ना, वो भी ऐसे ही इंडिकेटर है। उसको आप देखते होंगे, कभी आप वो करते हो, अपने उस पर लगाते हो, आपके अगर कपड़े पे लग जाता है और उसको आप धोते हो तो वो रेडिश सा कलर चेंज हो जाता है। तो वो रेड क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उस पर एसिड प्रेजेंट होता है। किसमें? हमारे सोप्स में। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको जब हम धोते हैं तो वो रेड हो जाता है, और इसलिए ये एक्ट एज अ इंडिकेटर। ये भी लिटमस पेपर की तरह इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये एसिड और बेस के लिए टेस्ट हमें देता है। उसके बाद है हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप, है ना? यही मैंने बताया, विच इज़ बेसिक इन नेचर is scrubbed on it, it turns yellow again when the cloth is washed with a plenty of water. If you can use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein test for acid and base। वहीं पे हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। ये तो हमारे फिर नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर, टर्मरिक पाउडर और फिर हमारा सोप। लेकिन यहीं पे हमारा जो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है वो उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल्फ्थैलिन होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि राइट 2 नेम्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर और राइट 2 नेम्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, तो आपको ये नेम मेंशन करने होते हैं। Now in this chapter we will study the reaction of acid and base, how acid and bases cancel out each other effect and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life। तो हम अपने अब एसिड और बेस से जुड़े हर चीज़ को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और हमारे आसपास जितनी भी एसिड और बेस रिलेटेड जितनी चीज़ें हो रही हैं उन सबको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद ये जो ब्लू में दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी से ही आपका साइंस में आता है, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन हार्ड होता है और जो बच्चे कहते हैं कि हाँ ये टफ़ था, तो वो जो टफ़ पार्ट होता है ये यही ब्लू पार्ट से ही आता है, जो कि बच्चे छोड़ देते हैं।
तो ये भी हमारे चैप्टर का पार्ट है, इसलिए हमको इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल डाई होता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थैलोफाइटा। तो ये बायोलॉजी का पार्ट है। ये जो है ना प्लांट पाया जाता है हमारा एक थैलोफाइटा। थैलोफाइटा तो डिवीज़न है हमारे प्लांट्स का, ठीक है। ये बायोलॉजी का पार्ट है। तो उसमें डिवीज़न में ना ये जो प्लांट है हमारा लीचेन, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस सॉल्यूशन को, जो कि पर्पल कलर का होता है एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर। और इसको हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। वैन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, इट कलर्स इज पर्पल। और जब कोई हमारा लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ना तो एसिड होगा, और अगर नहीं बेसिक होगा ना वो रेड में चेंज होगा ना ब्लू में चेंज होगा, तो उस नॉर्मल उसका कलर जो होता है, स्टेबल कलर क्या होता है उसका, पर्पल होता है। उसके बाद देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच इज हाइड्रोनिगिया, पेंटिनिया, Germania, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid-base indicators or sometimes simply indicators. उसके बाद क्वेश्चन है, कुछ इसको भी रीड कर लीजिए कि you have reached सो अब इसमें जो क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड अदर द 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो अब जितना हमने ऊपर पढ़ा कि क्या हमारे लिटमस टेस्ट होता है, क्या लिटमस टेस्ट देता है एसिड के लिए, क्या बेस के लिए देता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो क्या देगा, तो उसी पे बेस हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन, और यही हमारे डिट्टो क्वेश्चन होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, जिसमें कि एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिड का सॉल्यूशन, एक में बेसिक सॉल्यूशन, और हमारे पास जो लिटमस पेपर दे रखा है उसका कलर है रेड। तो बताओ आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देखो, अगर आप एसिड में डालते हो तो वो रेड ही रहेगा, क्योंकि रेड लिटमस पेपर रेड चेंज हो जाता है ना एसिड में, और बेस के लिए वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ब्लू रेड क्या, रेड ही का रेड रहेगा, और बेस पे डालने पे वो बेसिक में ब्लू में चेंज हो जाएगा। और डिस्टिल वाटर में चेंज होने पे क्या, डिस्टिल वाटर में डालने पे क्या होगा, इट टर्न्स इनटू, डिस्टिल वाटर में वो कोई टेस्ट ही नहीं देगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर इज़ नॉर एसिडिक और नॉर बेसिक, तो क्या कोई टेस्ट नहीं देगा। इसलिए हम लिख देंगे रेड लिटमस पेपर डज नॉट गिव एनी टेस्ट फॉर डिस्टिल वाटर, एंड फॉर बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स इनटू ब्लू कलर, and for the acidic solution it remains same as red litmus. Okay, now उसके बाद हमने पढ़नी है कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब हमको पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की और बेस की। तो एसिड एंड बेस एंड इन द लैबोरेटरी। तो यहाँ से जो हमारी इतनी पॉइंट्स है ना, इनमें से इतनी चीज़ समझ लो कि जो इंडिकेटर्स हमने पढ़ा, एक लिटमस पेपर है, हमारा टर्मरिक है, और क्या था हमारे, और जो हमने बहुत सारे रेड कैबेज लीफ वगैरह पढ़ा ना, वो सारे हमारे इंडिकेटर्स थे। तो वो कलर में चेंज कर रहे थे, है ना। तो कुछ सिंथेटिक फाइबर थे, कुछ नेचुरल थे, राइट, कुछ हमने खुद से बनाए थे आर्टिफिशियल थे, और कुछ हमारे क्या थे, नेचुरली पाए जा रहे थे। लेकिन अब जो इंडिकेटर्स, ये नेचुरल और सिंथेटिक नहीं है, इसका नाम है सुनना, कि जो इंडिकेटर्स हमें स्मेल में चेंज करके बताएं कि एसिड है या बेस, स्मेल बेस चेंज करके दें कि एसिड है या बेस, तो उस इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जनरली ये कौन कौन से दे सकते हैं, ये हमें देते हैं, हमें पता है ना, अनियन, वैनिला, विच ऑफ दीज इज़ वैनिला, अनियन, क्लोव, कैन यूज दैट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो आपको लिखना है कि विच कैन separate acid or which can give test for acid and base on the basis of smell of the substance is called olfactory indicators. उसके बाद है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। नाउ अब हमें अब इनकी रिएक्शंस को पढ़नी है, ठीक है। इन रिएक्शंस को याद भी करना होगा आपको पढ़ने के साथ साथ, ताकि एग्जाम्स में आए तो आप इजीली उनको फेस आउट कर सको। नाउ नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है सबसे पहला है वो है हमारा एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि कभी भी हमारा एसिड, यानी कि फॉर एग्जांपल HCl, अगर मेटल के साथ यानी कि Na, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा याद रखना, सॉल्ट हमारे कौन से सबसे जो फेमस सॉल्ट और ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे NaCl, यानी कि
जो क्लोराइड के साथ मिलके बनाए, ठीक है, और प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इस पर एग्जाम्पल ले रखा है NaOH प्लस जिंक, सॉरी ये OH तो बेस हो गया ना, देखो इतना याद। फर्स्ट रिएक्शन हमारा ये है, आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो कि फर्स्ट रिएक्शन इज़ एसिड प्लस। अगर आपको रिएक्शंस याद नहीं होती हैं तो इनके लिए एक आपके पास ट्रिप है कि आप कहीं साइड में जाके एक नोटबुक में एक वाइट ब्लैक कलर की नोट बनाओ, वहाँ पे रिएक्शंस लिख लो कि चैप्टर 2 रिएक्शंस, और उसके बाद हर रिएक्शन को थोड़ा सा उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हुए लिख लेना कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी अगर हमारा कोई भी एसिड NaCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड अगर हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल मीन्स कि जिंक मेटल हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे मेटल अगर रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ मेटल, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaOH, Na2CO3 या फिर Na2SCO3, ठीक है। तो फिर कैसे होगा देखो, तो Na2CO3 को हमने जब एसिड से रिएक्ट करवाया तो हमें क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, H2 बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे याद किया था कि ऊपर जब मैंने एसिड और मेटल को रिएक्ट कराया था तो मेरा क्या बना था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था। लेकिन यहाँ पे मेरा रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे बड़ा वर्ड आ रहा है, वहाँ पे सिर्फ मेटल था, इससे सिर्फ वहाँ पे मेरा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आया था, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा और यहाँ पे बड़ा वर्ड है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़े बड़े प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होंगे। तो जैसे सॉल्ट तो कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे H2 और CO2 दो को आए, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आया। इस तरह से मैंने याद किया था, आप चाहो तो आप भी इसको याद कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे बैलेंसिंग की है, इस वजह से इनका कोफिशिएंट HCl का 2 है, NaCl का 2 है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है अनअपोजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व द। अब यहाँ से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम उसको लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला है अगर हमने ये रिएक्शन कराया, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इससे अगर हम लाइम वाटर को इवॉल्व कराते हैं तो हमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। नाउ ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब बोल रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, देखो 3 रिएक्शंस आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, तो हमको इनको साथ साथ ही पढ़ लेना है। तो जैसे हमने जब मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराया तो हमारा बना सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसको मैंने करवाया लाइम वाटर से, CaOH2, ठीक है। तो इससे मेरा क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट। अब इस वाइट प्रेसिपिटेट को मैंने किससे रिएक्ट करवाया, प्लस CO2। अभी जो मेरा प्रोडक्ट निकल के आया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, अब इसको मैंने इवॉल्व करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड से, तो मेरा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या हुआ, ये सॉल्युबल इन वाटर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो इस पैरा में क्या बोला है कि लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट बनाना, इसके बारे में बताया कि जो लाइमस्टोन होते हैं या चॉक होते हैं, जो मार्बल्स होते हैं, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। वेयर एज व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म सॉल्ट प्लस H2 गैस, ओके। उसके बाद है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब यहाँ तो हमने पढ़ ली एसिड की सेपरेटली रिएक्शंस, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब इसमें पढ़ना है कि अब एसिड और बेस अगर आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करें तो क्या होगा, बेस में हमेशा OH माइनस आयन होता है और हमेशा
ये इतना याद रखना कि बेस में पहले कुछ भी हो, सोडियम, कॉपर, जिंक, मेटल, कुछ भी, कोई सा भी मेटल कुछ भी हो, लेकिन बाद में हमेशा OH माइनस होता है। OH इज़ द इंडिकेशन और सिंबल ऑफ दैट इट इज़ अ बेस प्रोडक्ट। और यहाँ पे H प्लस हमेशा शुरू में होता है, तो वो हमारा एसिड होता है। तो यानी कि बेस प्लस HCl। तो आप बता सकते हो NaCl क्या है? NaCl इज सॉल्ट। और आप बताओ H2SO4 क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ एसिड, क्योंकि H2SO4 में हमारे पास H प्लस पहले है, यहाँ पे कहीं OH नहीं है, सिर्फ H है। और अगर हम बोले कि CaOH, तो ये भी हमारा क्या है? बेस है, क्योंकि OH है इसमें। तो हमें ऐसे याद रखना है। तो हमने जब बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या फॉर्म हुआ? एसिड फॉर्म हुआ, और वाटर फॉर्म हो गया। क्या बना? एसिड और सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब भी हम एसिड और बेस को साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। इसलिए हमारे बॉडी में भी ये सब वर्क करता है। ये हमारे डे टू डे एवरी लाइफ में वर्क करने वाला फंक्शन है। जहाँ भी एसिड होता है वहाँ पे हम बेसिक अप्लाई, जहाँ पे ज़्यादा ओवर एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पे हम बेसिसिटी की एडिशन करा देते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट फॉर्म कर देता है और वाटर को फॉर्म कर देता है, जो कि नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो कि हमें कभी भी हार्म नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ बेसिसिटी बढ़ गई और जहाँ एसिडिटी बढ़ गई, ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। इसलिए जैसे एसिडिटी बढ़ता है हम बेस को ऐड करा देते हैं, और जैसे बेस बढ़ता है हम एसिड को ऐड करा देते हैं, सो दैट कि हमारे नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट दैट इज़ सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो हमने ऊपर कौन सी पढ़ी थी? पहले मेटल के साथ, फिर पढ़ी हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है। तो जब भी मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे मेटल को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया था तो सिर्फ हमारा उसमें क्या फॉर्म हो रहा था? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस H2। और यहाँ पे हमारे क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस भी हमें आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर ही देंगे, और मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड से रिएक्ट करेंगे तो भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर ही देंगे। देखो सीरियसली जो ये NCERT बुक बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है, और इसका सीक्वेंस बहुत अच्छा है। आप इसको एज इट इज़ याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हमें पढ़नी है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेसिस। यहाँ पे हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन। ठीक है। पहले क्वेश्चंस है, इसको भी हम पहले कर लेंगे साथ के साथ। तो इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि वाई शुड कर्ड and sour substance not be kept in brass and copper vessels, because curd and sour substances contain acid which react with brass and copper easily and form salt and form other products ना, इसलिए ये रिएक्ट कर जाएगा और अपना फीचर्स प्रॉपर्टी खो के दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, इसलिए हम इसको कीप नहीं करते। ठीक है। उसके बाद कि विच गैस इज़ यूजुअली, क्योंकि एसिड और बेस है तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। उसके बाद विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। हमने पढ़ा कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस H2 गैस क्या होता है? तो H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है। तो विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड? H2। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस? हाँ, तो इसमें हमने शायद ऊपर छोड़ दिया, वहाँ पे हमने देखा नहीं कि आप इस गैस के लिए कैसे टेस्ट कर सकते हो। तो जब भी आपको इस गैस के लिए टेस्ट करना है तो इसमें इसका नाम होता है पॉप टेस्ट। आप लिख सकते हो बाय पॉप टेस्ट वी कैन ईजिली फाइंड द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस। हाउ? जब आप H2 जो है इवॉल्व हो और उसमें से आप थोड़ा सा मैचस्टिक पास कर दो, मैचस्टिक आग लगा के फायर के साथ, तो उसमें से कुछ पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यही हमें क्या टेस्ट प्रेजेंट करता है कि हमारा हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। उसके बाद है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेंसेस। हमारा मेटल कंपाउंड ए है, उसने HCl के साथ रिएक्ट किया to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. तो मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटल लिया हमने कैल्शियम, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड हो रहा है,
तो जो मेटल लेंगे उसी का तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा ना, इसलिए हमें कैल्शियम ही मेटल लेना होगा, क्योंकि Ca प्लस HCl तो फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि कैल्शियम का सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, तो यही हमारा द गैस इवॉल्व एक्सटेंशन ऑफ बर्निंग कैंडल। तो जो बर्निंग कैंडल है ना, उसको क्या कर देगा, बुझा देगा। वही बुझाने वाले टेस्ट को हमने क्या पढ़ा था, पॉप टेस्ट, क्योंकि वो जैसे हम फायर मैस्टिक के साथ उसको पास आउट करते हैं H2 गैस के पास से, तो वो पॉप साउंड के साथ उसको बुझा भी देता है और एक पॉप साउंड प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि हमें क्या बता देता है कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ H2 गैस। ठीक है, तो दिस गैस इवॉल्व्स एक्सटेंशन ऑफ बर्निंग कैंडल। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्मिंग गैस। जब उसके बाद इसको आपको बैलेंसिंग करनी है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में समझा रखा है, तो यू कैन विजिट एंड ईजिली लर्न द। गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। So guys, if you like this video then please hit the like button and don't forget to share and subscribe to my YouTube channel for more such videos, and thanks for watching guys.